नमस्कार। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया, उसके एक छोटे से हिस्से, कुछ वाक्य और एक शब्द विशेष दिमागी नक्सल जो उन्होंने यूज किया, उसको लेके इस समय सोशल मीडिया में और राजनीतिक जगत में चर्चाओं का दौर जारी है। दोस्तों, दिमागी नक्सल के बारे में आपको लग रहा होगा कि ये होता क्या है। इसको कहीं इसकी डेफिनेशन औपचारिक तो नहीं मिलती है, लेकिन हम इसकी परिभाषा समझने के बजाय इस बात पे जोर दें कि दिमागी नक्सल काम कैसे करता है, प्रधानमंत्री जी का मंतव्य क्या है इसके पीछे जो कहा गया है, क्या इसकी कॉन्सेप्ट है और क्या इसके इम्प्लीकेशंस है समाज के लिए और कैसे ऑपरेट करता है, तो फिर समझ में आ जाएगा। बहुत साधारण भाषा में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस बारे में बात करूं। पिछले कुछ 5-6 वर्षों से लगभग 2020 से पूरे देश में और कहें तो पूरी दुनिया में करीब करीब बड़ा उथल पुथल का और संवेदनशील माहौल बना हुआ है। पहले कोविड पूरे विश्वव्यापी एक समस्या हुई, येन केन प्रकारेण उससे कुछ काबू पाया, उससे निकले, तो फिर वो यूक्रेन वॉर शुरू हो गया। फिर बीच में अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प बन गया, तो उसने फिर वो टैरिफ्स और ये सब करके पूरी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर दिया। और बाद में फिर आते आते हमारे यहाँ भी कुछ माहौल इस तरह का रहा, इकोनॉमिक चैलेंजेस रहे। और फिर 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से कुछ कम सीटें लेकर सरकार बनाई, और उतनी मजबूत सरकार नहीं बनी जैसी कि पहले 2 टर्म्स में थी। और फिर उसके बाद ये एक ईरान वॉर शुरू हो गया, यूएस ईरान वॉर, जो शुरू में इसराइल ईरान का समस्या थी और यूएस ने उसको अपने ऊपर ले लिया। और उससे पूरी की पूरी पिछले करीब 6 महीने से पूरे विश्व में ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का माहौल बना हुआ है और भारत के लिए चैलेंजेस लगातार बढ़े हुए हैं। भारत का अपना एक सिलसिला है। इतने सब चैलेंजेस के बावजूद जो विशेषज्ञों का मानना है, भारत ने राजनीतिक स्थिरता के और आर्थिक स्थिरता के मोर्चे पे अच्छा काम किया है। इस बात से सभी लोग सहमत हैं। लगातार मजबूती से भारत आगे बढ़ रहा है और भारत की जो एम्बिशंस हैं, जो एक विश्व पटल पे एक भूमिका अदा करने की, आत्मनिर्भर होने की, मजबूत राष्ट्र बनने की, और जो एक नारा दिया है प्रधानमंत्री ने कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की, हालांकि मेरा उससे कुछ मतभेद है, मैं उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मजबूत भारत बनने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। उस सबको, उसका जो एक माहौल बना और उसके बाद जो अमेरिका के अपने इंटरेस्ट और एक जो ग्लोबलाइजेशन का जो थीम था वो बहुत ही फीका पड़ गया है। अब कोई ग्लोबलाइजेशन की बात ही नहीं करता। अब हर जगह नेशनलिज्म की बात चल रही है, हर देश अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। तो जब ऐसे ग्लोबलाइजेशन वाली बात कुछ धीमी पड़ी, तो अमेरिका ने अपने हित साधने शुरू किए, चाइना ने अपने हित साधने शुरू किए, सबने किए, तो उसमें ऑब्वियस सी बात थी भारत भी एक कम से कम रीजनल लेवल पे तो मेजर प्लेयर है ही। तो भारत के लिए भी ये उचित ही था कि हम भी अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से जियो पॉलिटिक्स को साधने का प्रयास करें। और ये सारा जो हमारा प्रयास था, ये सारा जो एफर्ट था, ये कुछ बाहरी ताकत जो निश्चित रूप से ग्लोबल लेवल पे मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, पड़ोस में पाकिस्तान भी है, और भी यूरोप के कई सारे कंट्री जिन्हें ये रास नहीं आता कि भारत मजबूती के साथ आगे बढ़े, उनके समय समय पे प्रपंच और हमारी जो अपनी चुनौतियां हैं उसको लेके एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का माहौल बनाने का प्रयास जो हाल ही में देखने को मिला, उसका परिणाम ये हुआ कि माहौल खुशनुमा नहीं है। अमेरिका अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से हमसे ट्रेड डील करना चाहता है कि हम रशिया का तेल ना खरीदें। अभी अभी कुछ दिन पहले एक दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें एक यूनाइटेड स्टेट्स के फॉरेन मिनिस्ट्री का एक डिप्टी सेक्रेटरी आया था और उसने बहुत साफ साफ ये बात कही, बल्कि कही है कि दिल्ली में हमारे मुंह पे ये कह के गया कि हम जो गलती हमने चाइना के साथ की है, चाइना को प्रमोट करके, चाइना को आगे बढ़ा के जो फिर आज वो हमें ही चुनौती दे रहा है, वो गलती हम भारत के साथ नहीं करेंगे। तो मंशा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मंशा बड़ी क्लियर है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किस तरह से भारत को कमजोर करने की, भारत को अस्थिर करने की और भारत को उसकी तरक्की से रोकने का योजना, षड्यंत्र और प्रयास किया जा रहा है। इसमें कहीं को दो राय वाली बात नहीं है। जनरल बिपिन रावत जो थे, हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस साहब थे, तो उन्होंने बहुत दिन पहले, करीब 4-5 साल पहले कहा था
कि भारत को आने वाले समय में 2.5 फ्रंट पे अपनी वॉर लड़नी पड़ेगी। तो समझ में नहीं आया था लोगों के 2.5 फ्रंट का मतलब क्या था। फिर उन्होंने इसको समझाया था और उन्होंने कहा था कि एक फ्रंट है हमारा पाकिस्तान, एक फ्रंट है हमारा चाइना जिसकी हमें तैयारी करनी है, और एक हमारा आधा फ्रंट है जो है हमारे इंटरनल चैलेंजेस, जो हमारे आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं, जो हमारा खुद का आंतरिक सामाजिक और राजनीतिक और जो सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा युद्ध से कम नहीं है। खैर, आज हम बात इसी आधा फ्रंट पे, और ये नहीं उन्होंने कहा था, जो कि कालांतर में बात सिद्ध धीरे धीरे सिद्ध हो रही है और सही प्रूफ हो रही है, कि ये जो आधा फ्रंट है ये बाकी 2 फ्रंट से ज़्यादा दिक्कत भरा होगा, ज़्यादा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। ऑपरेशन सिंदूर हमने एक्सटर्नल फ्रंट पे किया, सफलतापूर्वक किया, दुनिया ने देखा। और जिस तरह से पिछले, मैं कोई किसी पार्टी विशेष की कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को एक राजनीतिक समर्थक और राजनीतिक समर्थन का अधिकार है लोकतंत्र में, और अपनी अपनी राजनीतिक ओपिनियन रखने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन ये वाला जो मेरा वीडियो है, इसमें कोई राजनीति की उस तरह की बात ना हो कि इसमें रणनीति की बात है। लेकिन हमें ये बात माननी पड़ेगी कि पिछले 10-12 सालों में, 15 सालों में भारत ने एक्सटर्नल सिक्योरिटी का जो फ्रंट है हमारा, चाहे वो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, चाहे नए नए हथियारों का डेवलपमेंट हो, चाहे नए हथियार खरीदने की बात हो, यहाँ तक कि हम नेट इंपोर्टर से अब धीरे धीरे एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं आर्म्स के मामले में। हथियारों का जो प्रोडक्शन है, शस्त्रों का, वो बढ़ता जा रहा है हमारा इंडिया के लेवल पे, और आत्मनिर्भरता की तरफ हम उसमें धीरे धीरे कदम ताल कर रहे हैं। तो उस वाले फ्रंट पे तो यद्यपि चुनौतियां हैं, हमारे भारी भरकम एक पड़ोसी है चाइना, जिसके मुकाबले हम लोग अभी काफ़ी दूर हैं, नो डाउट। लेकिन वो एक हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र है, जो परमाणु शस्त्रों का जो हमारा अपना ताकत है, वो ऐसी है कि वो किसी भी कंट्री को एडवेंचर करने से रोकती है। ऐसा कोई दुस्साहस मेरे विचार से फिलहाल 5-7 साल मुझे नहीं लगता। हालांकि ये भी बात तय है कि चाइना से हमारा अगले 10-12-15 साल में कोई ना कोई बड़ा टकराव हो सकता है। अभी फिलहाल नियर फ्यूचर में नहीं है। तो जो बाहरी मोर्चा है, दूसरी बात क्या होता है कि भारी मोर्चे पे जो दुश्मन होता है वो आइडेंटिफाइबल होता है। वहाँ की रणनीति अलग तरह की होती है। वहाँ पर हम फोर्स यूज कर सकते हैं, वहाँ पे हम अपने जेट्स यूज कर सकते हैं, बॉम्ब्स यूज कर सकते हैं। जो इंटरनल सिक्योरिटी की चुनौतियां हैं वो अलग तरह की होती है। उनसे निपटने की जो रणनीति होती है, निपटने की जो कहिए कि तरीके होते हैं, वो अलग तरह के होते हैं। वो एक्सटर्नल फ्रंट वाले सुरक्षा की जो समस्याएं हैं उससे एकदम भिन्न होते हैं। ये है क्या, एक मैंने वीडियो बनाया था, उसे मैंने बताया था, जब ये दिल्ली के जंतर मंतर वाला ये सब जो बवाल हुआ था, तो मैंने बताया था कि किस प्रकार से हमारी जो 3 फॉल्ट लाइंस थी वो इसमें एक्सपोज हो गई। तो एक पॉलिटिकल थी, सोशल थी और सिक्योरिटी के लेवल पे थी। तो अब मैं आपको धीरे धीरे उस तरफ ले चलता हूँ कि ये दिमागी जंग की बात क्या है, और दिमागी नक्सल कैसे समाज की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, देश की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, पॉलिटिकल और आर्थिक इन जो स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता होती है, उसको कैसे एडवर्सली प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है दिमागी जंग को लड़ने का, जिसको अंग्रेजी में हम कॉग्निटिव वॉर कहते हैं, कॉग्निटिव डोमेन में लड़ाई करना कहते हैं। दिमागी नक्सल के थ्रू इसको लड़ा जाता है। दिमागी जंग एक बड़ा टूल किट का हिस्सा होता है। तो सबसे पहले के जो फॉल्ट लाइंस होती है हमारी, वो चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, राजनीतिक कार्यशैली को लेके, राजनीतिक विचारधारा को लेके बहुत शार्प से मतभेद है। खासकर हाल के दिनों में जैसे जैसे ये लगता जा रहा है विपक्ष को कि उसके पास कोई राजनीतिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अस्थिर करने का या हिलाने का कोई ताकत नहीं बची है, वैसे वैसे वो ऐसे माध्यमों का सहारा लेने की तरफ बढ़ रहे हैं जिनको कि सामान्यतया शांति और कानून व्यवस्था के विरुद्ध माना जाता है। जिनमें चाहे डेमोन्स्ट्रेशंस हों, चाहे अफवाह फैलाने वाली बात हो, चाहे बयानबाजी करने वाली बात हो, पब्लिक को गुमराह करना हो, मतदाताओं को गुमराह करना हो, ये एक यहाँ की फॉल्ट लाइन है। डेमोक्रेसी में बहुत सारी इश्यूज हैं,
यद्यपि हम अपने आप को मैच्योर डेमोक्रेसी कहते हैं और हमारे मतदाता ने समय समय पर मैच्योरिटी का परिचय दिया है, लेकिन फिर भी कास्ट लाइन्स पे वोटिंग, समय समय पे ऐसे आरोप के वोटों को खरीदा जाता है, जो कि कोई बहुत गलत बात भी नहीं है, मतलब कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है वो। और इस तरह की जो चीज़ें हैं हमारे लोकतंत्र में, ज्ञान का अभाव, भावनात्मक बातों से प्रभावित होकर वोट डाल देना, व्यक्ति पूजा, परिवारवाद, वंशवाद, बहुत मायोपिक नज़रिया पॉलिटिकल पार्टीज का, केवल अपने हित की बात सोचना, पॉलिटिक्स में जिस प्रकार से एक कहिए कि जिस प्रकार से उसको बिजनेस इन्वेस्टमेंट बना दिया गया है, जो कमर्शलाइजेशन हुआ है पॉलिटिक्स में, जो चुनाव लड़ने में जितना बड़ा पैसा खर्च होने लगा है, फिर उसकी रिकवरी के क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी पॉलिटिक्स की फॉल्ट लाइन्स है। ऐसी सामाजिक स्तर पे आप देखें तो जाति में बटा हुआ पूरा सामाजिक ढांचा, हजारों जातियां, हजारों भाषाएं, क्षेत्रीय विषमताएं, वैमनस्यताएं, आपसी वैमनस्य, सांप्रदायिक तनाव की गहरी होती लकीरें जो हम सिस्टम्स चला रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हमारा हेल्थ सेक्टर हो, चाहे हमारी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक का सिस्टम हो, पता नहीं जितने मर्जी नाम लीजिए, उसमें इतनी सारी फॉल्ट लाइन्स हैं कि वो एक्सप्लॉइट होने के लिए तैयार हैं, एक्सप्लोड होने के लिए तैयार रहती है। ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर हम होराइजन पे बात करें तो जिस प्रकार से करप्शन हमारी रगों रगों में घुस चुका है, जो हमारी प्रशासन की जो रगें जिस प्रकार से नीचे से ऊपर तक हर विभाग का, हर क्षेत्र, हर सेक्टर जिस प्रकार से इस वायरस से प्रभावित हो चुका है, और मैं तो ये मानता हूं कि अब ये नेशनल मलेज हो गई है और इसकी अब कोई चर्चा भी नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस समाज का कि ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म बन गई है, मतलब इसके बारे में कोई ऐसा भी नहीं को बुरा मानता हो। हमने देखा है, आपने देखा है, कितने सारे पॉलिटिशियंस करप्शन के चार्जेस उनके खिलाफ प्रूव हो जाते हैं, प्रूव होते हैं, पहले तो वही मुश्किल है, हो जाए तो फिर जेल में रहना मुश्किल है, जमानतें देने के लिए सब अदालतें तैयार रहती हैं। उसके बाद फिर वो चलिए कुछ दिन जेल रह भी आए, तो जब वो लौट के आते हैं तो पब्लिक को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, खास फर्क, वो फिर जीत जाते हैं। इसका मतलब बड़ा साफ है कि हमारे यहाँ सामाजिक स्तर पर इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल चुकी है भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचारपूर्ण तरीकों को, करप्शन को, कि हम दूसरों से तो सबसे उम्मीद करते हैं कि सब ईमानदार रहें, लेकिन जब अपने पे आती है तो फिर हमारा जो मान है का बदल जाता है, दोहरापन और दोगलापन शुरू हो जाता है। तो ये एक नेशनल और सोशल हमारी दुर्भाग्यपूर्ण एक्सेप्टेड फॉल्ट लाइन है, जो कि समाज को प्रभावित कर रही है, आज के युवा को प्रभावित कर रही है। तो मैं कहने का मतलब ये था कि ऐसे सारे उदाहरण हैं कि इन सारी फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करके इनका फायदा उठाने की कोशिश करना, ये दिमागी नक्सलवाद है, ये दिमागी नक्सल है, ये दिमागी जंग है, ये कॉग्निटिव वार है। तो वो करते कैसे हैं? सबसे पहले एक टूल किट बनेगा, उस टूल किट में उसका ओरिजिन हो सकता है कोई फॉरेन कंट्री हो, उसका ओरिजिन हो सकता है कोई एनजीओ हो, उसका ओरिजिन हो सकता है कि किसी सहायता के रूप में लगे कि ये देश के किसी सामाजिक सहायता के लिए कोई पैसा भेजने वाली बात है। और उस टूल किट का जो एग्जीक्यूशन होता है वो हिंदुस्तान में, भारत में रहने वाले, यहाँ पर काम करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज, विभिन्न संस्थाएं, इंडिविजुअल्स, मीडिया, दिमागी नक्सल की अगर बात करें तो मेरा अपना अनुभव है कि ये कोई क्षेत्र इससे बचा नहीं है। और ये तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सत्ता के गलियारों तक इनकी पैठ है। मैंने खुद अनुभव किया है कि जो उच्च स्तर तक बैठे हुए लोग हैं, उच्च स्तर तक बैठे हुए लोग हैं, जो कि उसी सरकार के मैंडेट को पब्लिक की सेवा करने के लिए जिनका चयन किया जाता है, जिनको नियुक्ति दी जाती है और जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो समाज में व्यवस्था बनाए रखेंगे। पॉलिटिकल डिफेंस होना, वो कोई डिसेंट होना, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहा। लेकिन उस पॉलिटिकल आपकी ओपिनियन को अगर आप डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज से इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें तो वो आपत्तिजनक है। तो ऐसे ऐसे लोगों की, मैंने उच्चतम स्तरों पर बैठे हुए लोगों की ओपिनियन को खुद मैं साक्षी रहा हूँ, उनके विचारधाराओं का, उनकी बातों का। और जब ड्राइंग रूम में बैठ के जिस तरह की बातें होती हैं तो उससे लगता है वास्तव में कि कितना बड़ा चुनौती है और किस हद तक पैठ कर चुका है, किस हद तक गहरे बैठ चुका है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, थोड़ी मर्यादा है। तो बट अब हम बात कर रहे थे कि कैसे ये दिमागी नक्सल काम करता है और कैसे ये दिमागी जंग लड़ी जाती है। तो पहले हमने एक्सप्लॉइट किया, फॉल्ट लाइन्स सिस्टम देखा, जैसे कि उसके बाद फिर क्या करेंगे कि जब ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, जब ये फॉल्ट लाइन को आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर कोई ऐसा जेन्युइन और भावनात्मक मुद्दा, उसकी पहचान करेंगे। जैसे कि अभी हाल में
नीट पेपर की लीक तो बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है, बात सही है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, लाखों बच्चे उससे प्रभावित हुए और 20-22 लाख छात्रों ने जिन्होंने एग्जाम दिया था, अगर उसको इंटू 3 या इंटू 4 कर लें उनकी फैमिली, तो 1 करोड़ लोग तो डायरेक्टली प्रभावित थे और फिर सिंपैथी के रूप में करोड़ों लोग उनके साथ हो जाते हैं। और ये व्यवस्था की गंदगी का एक नमूना था कि हम लोग इतने बड़े देश होके और इतने अपने आप को हम बहुत मजबूत और इकोनॉमिकली एडवांस, टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री बताते हैं और उसके बाद एक परीक्षा तक नहीं करा पा रहे हैं हम ठीक से। इसके बारे में तो मैंने कई बार अपनी वीडियो में हो रहा है कि वो अटर फेल्योर था। तो क्या किया कि इस जेन्युइन प्रॉब्लम को पहचाना और पहचान कर उसको इमोटिव टच, एक भावनात्मक टच देते हुए उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक परसेप्शन बनाए। परसेप्शन क्या बनाते हैं? धीरे 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 सोशल मीडिया के माध्यम से, धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से, कि गवर्नमेंट बहुत खराब है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। किसी हद तक सच्चाइयाँ हैं इन बातों में, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि ये जो इशू लेते हैं वो जेन्युइन होता है और उसको भावनात्मक ढंग से पेश किया जाता है और फिर उसमें एक इस तरह का परसेप्शन क्रिएट किया जाता है पब्लिक में, खासकर जो अफेक्टेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होते हैं, कि वो उस इशू से अपने आप को इमोशनली अटैच कर लेते हैं और ऐसा मान के चलते हैं, एक नकारात्मकता उनके दिमाग में भर दी जाती है। बार बार एक ही चीज़ को कहना, बार बार कहना, नकारात्मकता भर दी जाती है कि उन्हें लगता है कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ गलत हो रहा है और हमारे देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, हमारे समाज में अच्छा हो ही नहीं सकता। हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो फैमिली का इंस्टीट्यूशन हो, चाहे मैरिज का इंस्टीट्यूशन हो, चाहे हमारे रिलीजन हो, वो सब कुछ खराब है। हमारी सरकार है, वो सब कुछ खराब है। हमारा अगर कोई हेड ऑफ द स्टेट है, हमारा तो कोई नेता है देश का या कुछ और भी नेता है, वो सब खराब है। उसके बाद एक इसका नैरेटिव बनाया जाता है। जब परसेप्शन ये डार्क हो जाता है, डीप हो जाता है, तो इसको फिर एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है और उस नैरेटिव को थोड़ा सा परसू किया जाता है, फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। उसमें सबसे बड़ा सहारा लिया जाता है सोशल मीडिया का। जैसे कि आपने अभी देखा जो जंतर मंतर पर, जो मैं तो इसको मानता ही नहीं कि ये स्टूडेंट से रिलेटेड मुद्दा था और स्टूडेंट्स का इसमें इमोशनल अटैचमेंट था मुद्दे में, लेकिन जो जंतर मंतर पर हुआ और जो 20 जुलाई को हुआ, उसमें स्टूडेंट्स तो बहुत कम थे, थोड़े से थे, 15-20-25% स्टूडेंट रहे होंगे। बाकी तो वहाँ वो अराजकतावादियों का मजमा था पूरा का पूरा, लॉलेसनेस की कहानी थी वो। तो जिस तरह से उसको किया गया सोशल मीडिया के द्वारा, पूरा का पूरा कैसे करता है सोशल मीडिया, अब हालत आप देखिए किस प्रकार से सोशल मीडिया अपना काम करता है कि एल्गोरिदम को पुश किया जाता है। आपने देखा होगा जब बाद में ये सब हो गया और तथाकथित रूप से सरकार झुक गई, इस्तीफा हुआ, वो सब पूरा पूरा समहाउ उस चैप्टर को क्लोज किया गया। उसके बाद मेटा का जो सीईओ है जुकरबर्ग, उसको बुलाया गया और जब उससे पूछा गया उसकी टीम से, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो पैसा लेते हैं और पैसा लेकर एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को पुश करते हैं। सुबह सुबह उठते हैं बच्चे या कोई भी उठता है, उठता सबसे पहले देखा आजकल बीमारी इंस्टाग्राम की सबको लगी चुकी है, पहली रील आती है वो उसी के बारे में, सरकार बहुत खराब है, एजुकेशन खराब है, नीट लीक हो गया। दिन भर जितने आप ज्यादा पलटेंगे उतना ही ज्यादा आता रहेगा, आपके दिमाग पे कब्जा कर लिया है। सोशल मीडिया की हालत यही हो रही है कि इतना ज्यादा नियंत्रण हो चुका है। दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव वॉर। कॉग्निटिव मतलब आपके दिमाग पे, दिमागी दिमाग पे कब्जा करके और उस कब्जे की बदौलत मनचाहे रूप से आपको भड़काना, आपसे काम कराना और अपनी ही सरकार के विरुद्ध या देश सरकार के विरुद्ध, लोकतंत्र में विरुद्ध उसके बात करना या चुनाव के थ्रू, पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू लड़ना बुरी बात नहीं है। समस्या है जब सड़कों पे उतरकर अराजकता की जाती है। समस्या है जब सरकार का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने की सीमा तक कुछ अराजक तत्व पहुंच जाते हैं, वहां से समस्या शुरू होती है। तो वो काम करता है सोशल मीडिया और दुर्भाग्य से इन सोशल मीडिया का जो हैंडल है, जो प्लेटफॉर्म्स है, ये कोई भी हमारे अपने नहीं है, अपने देश में नहीं है और सारे के सारे अमेरिकन है। और अमेरिका का मैंने शुरू में बता दिया कि हमसे उसे प्रॉब्लम क्या है, चूंकि हम उसकी शर्तों पर चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है कि वो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केट में पूरा डंपिंग कर दे अपने प्रोडक्ट्स की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, और जैसे वो चाहे वैसे हम कहें, जिसको हम चाहें उसको लाइक करें, जहाँ से वो चाहे वहाँ से हम तेल खरीदें, जिससे हम वो चाहे उससे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाएं। चूंकि ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे, तो वो फिर अलग अलग तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, परेशान करेगा, टूल किट होंगी, दिमागी जंग होगी, कॉग्निटिव वॉर होगी। ये कॉग्निटिव वॉर ये एक हिस्सा है। इस कॉग्निटिव वॉर के आप देखिए जो हाफ फ्रंट है ना, उसका एक हिस्सा है कॉग्निटिव वॉर।
मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगी वीडियो, लेकिन आज ये विषय ऐसा है कि इस पे बात करने को मन कर रहा है। 4 हमारे मोटे रूप से ये इसके कंपोनेंट हैं। एक था कश्मीर इंटरनल सिक्योरिटी पे, जो हाफ फ्रंट की मैंने शुरू में बात की थी ना, उसका एक कंपोनेंट था कश्मीर, जहाँ पर के 370 के एबोलिशन के बाद काफ़ी हद तक, ऐसा नहीं कि ठीक हो गया है सब कुछ, काफ़ी हद तक चीज़ें नियंत्रण में हैं। उसके बाद था नक्सलिज्म, नक्सलवाद को करीब करीब 97-98% काबू कर लिया गया, लगभग वो एबॉलिश हो गया है, समाप्त हो गया है नक्सलवाद। अब ये तीसरे वाला है कॉग्निटिव वॉर। इसके कई सारे उदाहरण हम देख चुके हैं, चाहे वो शाहीन बाग रहा हो, उसका डेमोन्स्ट्रेशन, फिर किसानों का, ये बड़ा वेल नोन है, सबको पता है, इसमें कोई कहने छुपाने की बात नहीं है कि उसमें खालिस्तानी एलिमेंट आ गए थे। हो सकता है शुरुआत में बात सही रही हो, कब सरकार की बहुत सारी गलतियां रही हैं। सरकार का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन नहीं है, वो संवाद नहीं करते किसी से, बात नहीं करते किसी से, अपनी बात को कहते नहीं है पब्लिक से। और उसके बाद फिर जब स्थिति खराब हो जाती है तो फिर बैक ट्रैक करना पड़ता है, फिर पीछे हटती है, फिर चुकी सरकार, और ये सब होता है। उसके बाद फिर माहौल खराब होता है और अगले एक और आंदोलन की तैयारी शुरू हो जाती है, और वीक गवर्नमेंट का मैसेज खराब जाता है, जो कि इस प्रकार की दिमागी जंग को दुश्मन की तरफ से, जो उसकी एडवर्सर, हमारी जो शक्तियां हैं जो लगी हुई है इस काम में, उनके लिए आसान बनाता है इस चीज को, कि एक वीक गवर्नमेंट का ये भी नैरेटिव खड़ा किया जाता है कि सरकार को झुका दिया, वीक सरकार है, इस तरह की बातें भी की जाती है। तो खैर, मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा एक रोल होता है, उसके माध्यम से ये उस नैरेटिव को पुश करते हैं, उसको और स्ट्रेंथन करते हैं। वल्नरेबल जो माइंड्स होते हैं, जैसे कि किसानों का मुद्दा है तो किसानों के लिए, अभी जैसे यूथ का मुद्दा आया था, छात्रों का नीट वाला, वहां पर छात्रों को, उनके माइंड्स को, वल्नरेबल माइंड्स को अल्गोरिदम के माध्यम से एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसके बाद उन्हें इंस्टिगेट किया जाता है, स्पेशली यंग जो हमारी जनरेशन है, बहुत बड़ा हमारे पास युवा वर्ग है। एक आंकड़े के मुताबिक, जिसको हम आजकल, मैं तो युवा वर्ग ही कहता हूँ, लेकिन जो पश्चिमी कॉन्सेप्ट है, खासकर अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, और जो आजकल जगह जगह चल रही है, जेन जी, तो ये जो जेन जी वाला अगर हम बात करें तो ये ही करीब 23-24 करोड़ हैं भारत में। तो इतने बड़ी एक आबादी को, जो कि सब यंग है, और बहुत, ये वाली जो एज होती है इस पर बहुत इमोशनल होते हैं। कोई भी इंसान जब यंग होता है तो बहुत इमोशनल होता है, कैश बहुत ज़्यादा होती है, ये स्पिरिटेड दिमाग रहता है, संघर्ष का समय होता है, अचीवमेंट हो नहीं पाते, बड़ी जनसंख्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, देने के लिए कम है, लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं। कितनी भी नौकरी सरकार दे दे, 1000, 10,000, 9 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में पिछले 8-10 सालों में दी जा चुकी हैं। 3-4 लाख का तो मैं साक्षी हूँ, यूपी पुलिस में दी गई है, कांस्टेबल्स की और एसआई की। लेकिन कितनी है, वो ऊँट के मुंह में जीरा होती है, चूंकि हर साल करोड़ों पैदा हो रहे हैं लेने वाले। तो कभी भी ऐसे लोकतंत्र में, और ऐसे जो डेमोग्राफी होगी जैसी इंडिया की है, जहाँ देने के लिए बहुत कम है, रिसोर्सेज कम है, लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, गरीबी का माहौल है, एंटरप्रेन्योरशिप है नहीं, एंटरप्रेन्योर को बनना नहीं चाहता, उसके लिए पूंजी भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, डिग्रियां इफरात में बांटी जा रही हैं, जो डिग्री लिए घूम रहे हैं उनको कई शब्दों की फुल फॉर्म्स तक नहीं पता है, एजुकेशन की क्वालिटी ये सारी हो गई है। इसके लिए कोई हाल फिलहाल का समय जिम्मेदार नहीं है, 50, 60, 70, 100 सालों से क्या नींव डाली गई थी हमारी एजुकेशन व्यवस्था की, वो जिम्मेदार है। शुरू से ही प्राइमरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। आईआईटी आईएम तो बना दिए, लेकिन छोटे स्कूल भी होने चाहिए, गाँव में अच्छे स्कूल होने चाहिए, इस पर कभी किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे सारे माहौल में जब संघर्ष करता है कोई युवा, तो वो तैश में रहता है, आक्रोश में रहता है, जोश की कमी नहीं होती। ऐसे जोश को मिसगाइड करके उनको इंस्टिगेट करना, और इंस्टिगेट करके उनसे फिर हिंसा के विचार डालना, घृणा के विचार डालना उनके दिमाग में, और डिवीजन, बांटने के विचार डालना, ये सारा का सारा एल्गोरिदम, ये सारा का सारा टूल किट, ये सारा का सारा कॉग्निटिव वॉर और दिमागी जंग का काम है। मुख्य रूप से आप ये समझ लीजिए, जिस तरह से कॉकरोच टाइप एजिटेशन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई, और आपने सबने देखा कि क्या क्या हुआ, वहां पे सारी बातें हुई। वहां पर 370 भी डिस्कस हुआ, वहां एसआईआर भी डिस्कस हुआ, वहां पर हिंदू देवी देवताओं को गाली भी दी गई, राम मंदिर के खिलाफ भी बातें हुई, वहां पर हिंदू मुसलमान भी हुआ, वहां टुकड़े टुकड़े भी हुआ, वहां कोई चीज छूटी नहीं, बेरोजगारी की बात भी हुई, एजुकेशन की बात कम हो गई, हेल्थ की बात भी हुई, स्कूलों की बात हुई, जिसका जो भी ग्राउंड था सब फ्री फॉर ऑल हो गया। तो उससे क्या होता है कि ऐसे ही धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो दिमागी जंग लड़ी जाती है, ऐसे ही उसको गुमराह करके
और उसकी परिणति फिर ये हुई कि 20 जुलाई को जो प्रदर्शन था वो हिंसात्मक हो गया। और जब हिंसात्मक होता है तो पुलिस का, चूंकि मैं पहले बता चुका हूँ एक अपनी वीडियो में कि पुलिस का होमवर्क, मुझे लगता है, मेरे जो व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है उसके हिसाब से पुलिस का होमवर्क प्रॉपर नहीं था, एडिक्वेट नहीं था। इस वजह से जो उसका रिस्पॉन्स था वो भी कहीं कहीं आज उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। सब्जेक्टिव चीज़ है, एयर कंडीशन में बैठ के उसकी मीमांसा करना, समीक्षा करना एक चीज़ है। जब ग्राउंड पे 40 डिग्री टेम्परेचर में 8 घंटे की 7 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जब सिपाही के पत्थर मारा जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है वो फिर वही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन वो निपटा, बट होमवर्क की कमी रही। और मैं उस पर आऊँगा अभी जल्दी से कि होमवर्क का क्या मतलब होता है। तो कहने का तात्पर्य था कि फिर जो कॉकरोच टाइप जो एजिटेशन है उस तरह की एजिटेशन को बढ़ावा देना, और उसके बाद फिर वहीं नहीं रुकते, बल्कि जैसे कि हमारे यहाँ फ्री जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो फिर कोर्ट के बाद आप देख ही रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में रिटें हो रही हैं कि साहब एक्सेसिव फोर्स यूज़ किया गया, पुलिस के द्वारा ज़्यादा फोर्स यूज़ की गई। एक नेता है, ये भी विडंबना है कि वो जिस मुद्दे पे अड़ जाते हैं वो अड़ ही रहते हैं, उनकी टेप चलती रहती है। उन्हें पैलेट गणित उनके एक सपने में आ रही है, याद आ रही है, 1 महीना हो गया अब तो, आज एग्जैक्टली 20 मतलब महीने 20 जुलाई से महीना भर हो गया है। पैलेट गन दी गई है पुलिस को, ये एंटीरॉयड गियर का पार्ट है। और फोर्स हमेशा एडिक्वेट होती है, प्रोपोर्शनेट होती है। जैसी मोब होती है, जितनी वायलेंट मोब होती है उसके हिसाब से किया जाता है। जब समझाने से, घोषणा करने से, वाटर कैनन, आंसू गैस, लाठी से काम नहीं चलता, तो पैलेट गन जिसको दी है वो चलाने के लिए दी जाती है। और आदेश कौन देता है? आदेश अधिकारी देते हैं। कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस के गजेटेड ऑफिसर जो एसीपी रैंक के होते हैं वो और उनसे ऊपर के कोई भी अधिकारी दे सकते हैं। ये तो आम जनता सब देख रही है, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो सब समझ रहे हैं चीज़ों को। ये भी एक दुर्भाग्य की स्थिति है कि हमारे पुलिस बल जिनके ऊपर इस तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं, आरोप लगाए जाते हैं, आप सोचिए कि अगर वो उस दिन वो जो वायलेंट मोब थी अगर वो पार्लियामेंट में घुस जाती तो सेशन चल रहा था, फिर क्या क्या हो सकता था। दुर्भाग्य है कि कोई भी हमारा पक्ष या विपक्ष का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक पॉलिटिशियन, जो 150, 200, 250 पुलिस वाले घायल हुए उनको देखने कोई नहीं गया। बयानबाजी, नेतागिरी, राजनीति होती रही। ये हम लोग जीवन भर इसको देखते हैं और हम लोग ऐसी ही भावनाओं को झेलने के लिए, जिस समाज को, जिस पॉलिटिशियंस को बचाने के लिए जिनके घरों पे हमारी गार्ड लगी होती है, अगर पुलिस इतनी ही खराब है तो मैं तो ये पूछता हूँ पॉलिटिशियंस है कि क्यों नहीं पुलिस को वापस कर देते। 1 दिन 2 दिन के लिए अपनी सुरक्षा वापस कर दो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए, या बहुत अच्छा हो परमानेंटली आप सुरक्षा वापस कर दीजिए। अभी आप एक सिपाही हटा दीजिए। मैं रेडियो में था, मैं डीजी एचओडी था रेडियो का, वायरलेस डिपार्टमेंट में। तो वायरलेस वाले तो सीधे सीधे सुरक्षा भी नहीं करते, वो तो संचार करते हैं। उनमें एक राजनीतिक, पदस्थ राजनीतिज्ञ के यहाँ काफ़ी सारे रेडियो के लोग लगे हुए थे। तो जब उनका मैंने समीक्षा की और ये देखा कि इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, और उनमें से 2-3-4 लोगों को उथल पुथल करने की कोशिश की, हटाने हटाने की, तो हड़कंप मच गया। और मुझे बाकायदा मैसेज आया सरकार से कि ये आप क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल इशू बन जाएगा, वो तो कल को सड़कों पे लेट जाएंगे कि सब हमारी सुरक्षा हटा ली। तो वैसे तो इतने ये पजेसिव हैं पुलिस की सिक्योरिटी के लिए, तो इनको खाकी क्या केवल दिखाने के लिए चाहिए, केवल रुतबा जमाने के लिए, मजमा लगाने की चाहिए होती है। और जब खाकी पर प्रहार होता है तो तब फिर ये गाली देते हैं ऊपर से उसको। ये पीड़ा होती है पुलिस वाले की। और वैसे ऐसी संवेदनाओं की हम लोग कोई आकांक्षी नहीं है। ऐसे लोगों की संवेदना वो अपने पास रखें, केवल इतना करें कि हमें अपना काम करने थे, जो कानून ने हमें अपना काम सौंपाया, ये बाकायदा कानून है सब कुछ। एनीवे, विषांतर ना हो इसलिए मैं वापस आपको लाना चाहता हूँ कि अगर काकरोच टाइप एजिटेशन जो हुआ फिर उसको बढ़ावा दिया जाता है, और फिर सारी जुडिशरी की PIL करना, उसमें आरोप लगाना, मीडिया, पूरा का पूरा मीडिया आप देख ही रहे हैं किस तरह का, कहीं कोई गोदी मीडिया कहता है, किसी को कोई पालतू, कोई चमचा मीडिया, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, सुन के भी शर्म आती है। और पूरा डिवाइडेड मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उसका फिर लाभ उठाना। और इन सबसे वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को भी कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टी अपना फायदा देखती है। लोकतंत्र में जब तक एजिटेशन हिंसक ना हो, किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन का लाभ उठाना, राजनीतिक लाभ उठाना कोई बुरी बात नहीं है, इसका उनको हक है। और लोकतंत्र में हर पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ये प्रयासरत रहती है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको अपदस्थ कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए और हम बैठ जाएं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। लेकिन जब वो हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है, टूल किट के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है, दिमागी जंग के माध्यम से दिया जाता है, वहाँ फिर आपत्ति शुरू होती है। वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से गवर्नमेंट को अस्थिर करना। फॉरेन हैंड की जहाँ तक बात है तो वो मैंने बता दिया आपको, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। फॉरेन हैंड की बात तो हम लोग को ध्यान है, बचपन से हम
बहुत छोटे थे, इंदिरा गांधी जी बहुत बातें करती थी अक्सर फॉरेन हेल्प की, अक्सर बातें होती थी उनके टाइम में फॉरेन हेल्प की। जब ये इमरजेंसी लगी थी तो उनका बयान यही आया था कि विदेशी शक्तियां भारत की राजनीति को अस्थिर करना चाहती थी और उन्होंने एक असंतोष पैदा कर दिया था, इसलिए देश के हित में, राष्ट्र के हित में ये इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो फॉरेन हैंड होता ही होता है, ये तो मैंने शुरू में बता ही दिया आपको। अब सवाल है कि गवर्नमेंट ने अभी तक कैसे रिएक्ट किया है। देखते हैं, एक तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस बार आपने देखा होगा 2024 से जब से सरकार बनी है तो कोई, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अपनी वीकनेस को थोड़ा समझ रही है। जैसा आपने देखा होगा पहले 2 टर्म में जिस तरह से पॉलिटिशियंस के करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हुई, यद्यपि मैं मानता हूँ कई मामलों में वो एक्सेसिव थी, वो शायद फिर उसका रिएक्शन भी हुआ कि 2024 में एक नैरेटिव बना कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो वो जो भी हुआ, गवर्नमेंट ने सोच विचार के कुछ किया होगा। इस बार कोई भी एक्शन आपको इस तरह का तो बड़े नेता के खिलाफ होता हुआ नहीं मिल रहा है। जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो मैं समझता हूँ कि मोदी जी के लिए मजबूरी बन चुके हैं, इसीलिए वो हाल फिलहाल में कई बार, चाहे वो एआई समिट रही उसमें जब शर्ट वर्ट उतार के वो चले गए थे कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता और उनको बब्बर शेर और पता नहीं क्या क्या बताया था, चाहे वो रहा हो, चाहे हाल में अभी इटली के प्रधानमंत्री और मोदी जी की मिमिक्री का घटिया सी हरकत और वंदे मातरम को ना गाना, वो सारे के सारे तो खैर के एजेंडा का वो पॉलिटिक्स पे चलता रहता है। लेकिन पार्लियामेंट में कभी आंख मारना, कभी हक कर लेना प्रधानमंत्री को जाके, इस तरह की जो हरकतें हैं जिसको मैं कुछ शब्द उचित नहीं रहेगा, तो उस सब के बाद भी और इतने सारे उनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड जिस पर वो जमानत पे हैं, वो सारे केस, ईडी के कई सारे मामले और वो सारे मामले, उसके बाद भी कभी कभी ऐसा लगता है, और जो समर्थक है मोदी जी के, जो एक तरह से कहिए उत्साही समर्थक हैं, वो बहुत नाराज होते हैं इसको लेके कि इनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। तो ये आसान नहीं होता है लोकतंत्र में, उसको तो एक तरह से कार्रवाई करने से तो क्या होगा कि उनके सारी गलतियां माफ हो जाती है। आपको याद होगा इंदिरा जी को जब सारी इमरजेंसी की जातियों के लिए शाह कमीशन बिठाया गया और बाद में उनको जब जेल भेजा गया तो ना केवल जमानत हो गई थी बल्कि उससे पूरा राजनीति बदल गई और उसके इमरजेंसी की जो भी सारे पाप थे, जो भी सब किया जा रहा था, सब धुल गया। तो यहाँ का जो हमारा जो लोकतंत्र है वो भावनात्मक, भावना प्रधान लोकतंत्र है। लोग उसमें आज का देखते हैं कि आज किसको वो मानते हैं कि इसको प्रताड़ित किया जा रहा है, विपक्ष को, इस तरह की भावना रहती है। तो उनको लगता है शायद कि इनके खिलाफ इनको बना, अच्छा उनका विकल्प भी नहीं है कोई, नेता प्रतिपक्ष का क्या विकल्प थे। ममता जी थी, वो हार गई। अखिलेश जी हैं यूपी के, उनकी कोई लगता है कि इच्छा नहीं है ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर कोई रोल प्ले करने की, लगता नहीं है ऐसी वो प्रबल इच्छा है। अरविंद केजरीवाल, वो जो होता है ना, फ्लेम इज हाई स्पिरिट इज लो, कुछ है नहीं, एक सरकार एक छोटे सूबे में और कोई बहुत बड़ा कोई तामझाम नहीं है, कोई उनके ऊपर तमाम प्रकार के आरोप हैं। जिस प्रकार से पब्लिक को उन्होंने करके सब, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, सरकार नहीं बनूंगा, पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, बंगला नहीं लूँगा, बच्चों की कसम और ये सब करके, तो उनकी छवि पहले ही काफ़ी पब्लिक में मैं समझता हूँ कि नीचे जा रही है। तो कोई विकल्प भी नहीं है, तो लोकतंत्र में कोई ना कोई तो एक चाहिए ना नेता, मतलब प्रतिपक्ष का वैक्यूम थोड़ी कर दोगे। अभी आप देखिए कश्मीर में जब 80 के दशकों में पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया था, तो बहुत दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा, उन दिनों वहाँ राज्यपाल शासन होता था इनफैक्ट। तो चुनाव जबरदस्ती कराने पड़े और पॉलिटिशियंस को बुलाना पड़ता है कि आप प्लीज चुनाव लड़िए, क्योंकि लोकतंत्र में पॉलिटिकल वैक्यूम विपक्ष के लेवल पर भी, उससे फिर लोकतंत्र वो दिक्कत पड़ जाती है, सरकार के लिए भी चलाना बहुत मुश्किल है। तो ये इसलिए था, क्यों एक्शन नहीं होता। जंतर मंतर ने फिर हमारी वीकनेसेस एक्सपोज कर दी, तो इससे जो हमारा मैसेज गया, गवर्नमेंट का जो रिएक्शन था केवल रिएक्शन था, कोई रिएक्शन इस बीमारी को क्योर नहीं कर सकता। दिमागी जंग की जो बीमारी है, इसको रिएक्शन का क्योर नहीं करेगा। जैसे प्रिवेंशन होता है ना, कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसे वैक्सीन लेते हैं हम लोग वायरस से बचने के लिए, उस प्रकार से प्रिवेंटिव एक्शन करना पड़ेगा। वो अकेले वे आउट है। किसी भी कितने भी मात्रा में अगर आप रिएक्ट करोगे उससे कुछ नहीं होना, क्योंकि रिएक्शन के लिए आपके पास बचता ही नहीं। वो ऐसे इमोटिव इश्यूज होते हैं, इस तरह से वायरल होता है, इस तरह फैलता है, कितना लाठी चलाएंगे यार, कितनी पुलिस लगाएंगे यार, और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, पुलिस और फौज और जो हमारे बाकी सारे सुरक्षा तंत्र है वो भी समाज का हिस्सा है। अभी जो ये जंतर मंतर वाला चला था, तो हालत ये हो गई थी कि जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे उनके घर में विरोध हो रहा था। यूथ को इस तरह से पूरा का पूरा माइंड पे कंट्रोल करके उसको स्वे कर दिया गया। तो उसकी सीमा है रिएक्शन की। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, चूँकि ये बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है। मैं इसका सख्त हिमायती हूँ
कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारा ढांचा है ब्यूरोक्रेसी का, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर से नीचे तक है, तहसील, थाने, म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, स्कूल, कॉलेज, हेल्थ, ये सारा का सारा जर्जर हो चुकी है पूरी व्यवस्था। ये अब के लिए नहीं है, आज के लिए। ये 50-60 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, लोग डिमांडिंग नहीं थे। आज हमारी डेमोक्रेसी बहुत डिमांडिंग है, उसे परफॉर्मेंस चाहिए। तब के लिए ये चल गई, डंडा वंडा चलाया, समझाया, बातचीत करी। एक चीज होती है टैक्टफुलनेस, जिसको उर्दू में कहते हैं हिकमत अमली। हिकमत अमली से सरकार चला ली, सिचुएशंस को मैनेज कर लिया। अब वो बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। नीड ऑफ द आवर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करिए, आमूल चूल परिवर्तन करिए, इसको डेमोक्रेटिक बनाइए, पब्लिक ओरिएंटेड बनाइए, रिस्पॉन्सिव बनाइए। युवाओं की विशेषकर, खासकर हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में, इनमें तो इमीडिएट रिफॉर्म की जरूरत है। और एक होलिस्टिक रिफॉर्म होना चाहिए, जो कि खासकर जो युवा वर्ग है, जो आने वाले समय में देश के कर्णधाता बनेंगे, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसको ध्यान में रख के तब नीतियां बने। और पब्लिक को रीच आउट करिए, स्पेशली जो यंग है उसको सोशल मीडिया से करिए। अभी जो एल्गोरिदम है वो सारा का सारा विदेशों से कंट्रोल होता है, जो मैंने शुरू में बता चुका हूँ किस प्रकार पुश किया जाता है चीज़ों को। अपने प्लेटफॉर्म बनाइए। चाइना ने अपना बना लिया, हम इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल पावर होने का वो करते हैं, दम भरते हैं कि हम लोग बहुत तकनीक में आगे बढ़ गए और हम लोग फटाफट जेट इंजन भी बनाने की बात चल रही है अब तो। वो हम अपना प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना सकते? सोचना चाहिए कि हम अपना प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते क्या मेटा की तरह, फेसबुक और यूट्यूब और इन सब की तरह? क्या हमारा अपना नहीं हो सकता जिसपे हमारा, या फिर हमारा ऐसे नियंत्रण हो, ऐसे कंट्रोल हो जिससे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध कोई चीज पुश ना कर सके? सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे स्टेट पुलिस हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, इनको सबको ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्निकल रिसोर्सेज का, टेक्निकल इंटेलिजेंस का यूज करके इनको अपना बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से बताएं पब्लिक को कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। पब्लिक में विश्वास पैदा करिए। जंतर मंतर में आप कर क्या रहे पता ही नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि सबके मुकदमे वापस कर लो, अपराधी को आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, किसके हो रहे हैं किसके नहीं हो रहे, आपने कितनी कार्रवाई की, कितने को अरेस्ट किया, कोई जांच चल भी रही है कि नहीं चल रही है, कोई आप पे टूल किट पकड़ी कि नहीं पकड़ी। ऐसे काम नहीं चलता है इतने आइसोलेशन में। अब उतना पर्दे के वो नहीं है। मैं समझता हूँ एक पुलिस ऑफिसर, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर होने के नाते, कि कुछ चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आती है, पब्लिक डोमेन में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज वैसे ही पब्लिक डोमेन में आ जाती है, वो लीक हो जाती है कहीं ना कहीं से। आप पब्लिक को बताइए तो सही कि सरकार क्या करे, आप बैकफुट पे क्यों है? आपने जो किया किया, इस्तीफा हुआ, जैसे हुआ चलिए वो खत्म हुआ। सरकार में, लोकतंत्र में बहुत बार हम इसको झुकना नहीं कहते, हम कह देते हैं कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थी और आपने बहुत समझदारी का काम किया कि बचा लिया। और बढ़ सकता था क्योंकि वहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो चुका था करीब करीब। लेकिन आप बताइए ना, पब्लिक को विश्वास तो दिलाइए कि अगर कल को एक और होगा, जो होने वाला है, मैं उसी के लिए इनफैक्ट ज्यादा दिमाग में कभी कभी ये रहता है कि बहुत जल्दी होने वाला है। आज 19-20 तारीख है, अब ये बस आप सितंबर का फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक मानिए, क्योंकि ब्रिक्स समिट होने वाली है 12-13 सितंबर को, और उससे पहले एक और मजमा लगेगा, एक और तमाशा बनाने का प्रयास किया जाएगा। जहां जरूरत पड़े वहां सख्ती से काम करिए। अगर थोड़ी सख्ती शुरू में दिखा दी जाती तो शायद आज इतना जो डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, इसकी जरूरत ना पड़ती। होमवर्क करिए। पुलिस के लिए तो बहुत जरूरी है अपने ड्रिल्स, अपने होमवर्क, संवाद बनाए रखिए, अर्ली लेवल पे संवाद करिए। और आप मान के चलिए कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार हो, जिसमें वर्तमान सरकार ही कह देता हूँ, तो 40-41% वोट इनको मिले थे 2024 में। 55-60% लोग इनके खिलाफ है। अगर आप सारों को इकट्ठा होने देंगे तब तो फिर भारी पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो आपकी जो भी मैंने बीच में एक शब्द यूज किया था, टेक्टफुलनेस, यानी कि हिकमत अमली, वो यही है कि किस प्रकार से आप किसी इमोटिव इशू पे सारे जो आपके खिलाफ एक धारा है, विचार है, उसको इकट्ठा ना होने दें। उसमें संवाद का बहुत बड़ा रोल है, उसमें आपके होमवर्क का बहुत बड़ा रोल है, आपकी ड्रिल सेट हो, आपकी क्राउड कंट्रोल की ट्रेनिंग्स हो, उनके मॉड्यूल्स हो, आपके इंट का जो इनपुट है वो टाइमली हो, एक्शनेबल इनपुट हो। ये सारे के सारे होमवर्क करिए, आपको होमवर्क करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम होमवर्क करेंगे, और होमवर्क से हमने हाल में विश्व में शायद पहली बार पंजाब में टेररिज्म को हराया था 90 के दशक में, यद्यपि फिर वो अपना सिर उठा रहा है। कश्मीर में करीब करीब काबू में कर चुके हैं हम लगभग। नक्सलवाद से हमने जीत हासिल करी है। और ये जो बवाल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो फिलहाल 1-2 महीने से अस्थिरता की स्थिति है पूरे देश में, जो माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, अंत में फिर कहता हूँ कि लोकतंत्र में मतभेद एकदम एक्सेप्टेड है, उसके बिना लोकतंत्र चलता ही नहीं है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स होना चाहिए, खूब डिस्कशन, बहस, डिबेट होनी चाहिए, अपनी अपनी बात कहिए, लेकिन वो अव्यवस्था के माध्यम से ना हो, क्योंकि जब अव्यवस्था होती है तो फिर
पुलिस को आगे कर दिया जाता है। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है, उनको अपना होमवर्क करना पड़ेगा और सब लोग एक टीम रूप में अगर आगे बढ़ेंगे, पॉलिटिकल थोड़ी मेच्योरिटी समझदारी होगी, प्रिवेंशन होगा, रिएक्शन की वेट मत करिए, चीज़ों को प्रिवेंटिव मोड में लाइए, पहले से उन पर कार्रवाई करिए, तो हम फिर जीतेंगे। और ये जो देश विरोधी ताकतें जो सपना देख रही हैं, ये फिर परास्त होंगी। मैं एक बार फिर कह दूं एज ए डिस्क्लेमर, इस पूरी वीडियो में मेरा कोई किसी पे मेरा जो भी मेरे दिमाग में कोई भी किसी भी पार्टी के प्रति जो भी लीनिंग हो पूछो, लेकिन ये एक शुद्ध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का विषय था जिस पर मैंने आपसे चर्चा करना उचित समझा। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।